आज नहीं ना वो। हाँ। ऑर्गेनाइजिंग। ओके। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? अरेंज करना मतलब कि तुम लोग अब अगर पिकनिक के लिए जा रहे हो, प्लानिंग तो किया, फिर अभी क्या करोगे तुम लोग? सब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनके अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, बराबर है? तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया? प्लानिंग किया। प्लानिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में? हमारी कंपनी का प्रॉफिट डबल करना है। याद है ना क्वेश्चन? मुझे तो याद है, बराबर। 10 लाख का प्रॉफिट था, मुझे 20 लाख करना है, बराबर। हाँ, तो प्रॉफिट अगर मुझे डबल करना है तो हम लोग ने देखा ना कि हम लोग उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि मुझे क्या क्या करना है, बराबर। बराबर ना? प्लानिंग में हम लोगों ने क्या देखा? प्लानिंग में क्या देखा? फ्यूचर में हमें जो गोल अचीव करना है उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग प्लानिंग करेंगे, बराबर है? बराबर। तो प्लानिंग के बाद क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्लानिंग, मैंने जैसे बोला कि आप लोग प्लानिंग करोगे 12th में, हम लोग को ऐसे ऐसे सिलेबस चेंज मतलब खत्म करना है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, फिर आप लोगों ने पूरा सिलेबस एक अच्छे से लिख लिया, टाइम टेबल बनाया, ओके, और उसको बंद करके कबर्ड में रख दिया। ऐसे करते हो क्या? तो ऐसे प्लानिंग कंपनी ने कर ली पूरी प्लानिंग और फिर रख दिया। भूल गए नहीं ना? उसके बाद क्या करेंगे? मैंने बोला प्लानिंग अगर कर रहे हैं हम लोग कि सपोज मुझे 10 लाख का प्रॉफिट 20 करना है, तो मैंने क्या बोला, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा प्लान को, बराबर। तो प्लान अगर इंप्लीमेंट करना मतलब हमने सोचा था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना, सब कुछ बराबर। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे रॉ मटेरियल की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लेबर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बोलो मशीन्स लगेंगे, लगेगा ना? पैसे भी चाहिए, मनी चाहिए, ओके। सो अरेंजमेंट ऑफ, तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें उनकी अरेंजमेंट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? ओके। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। जितनी जितनी चीजें चाहिए ना, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है उनको एक साथ लाना, बराबर। बोलो। हमने सोचा ना मुझे काम करना है, 10 लाख का प्रॉफिट 20 लाख करवाना है, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, प्लान करके सिर्फ होगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? अभी ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब क्या? कि रॉ मटेरियल लाओ, इम्प्लॉय देखो, मटेरियल मेन मशीन, कौन से मेथड यूज होने वाले, इन सब की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। 10 लाख प्रॉफिट था, 20 लाख करवाना है तो प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा तो हम लोग रॉ मटेरियल बाय करेंगे, लेबर हायर करेंगे, मशीनरीज आएंगे, नए नए कुछ मेथड अगर होंगे तो वो देखेंगे, जिससे हमें कम से कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बराबर। तो इन सबका अरेंजमेंट करना एक जगह पर, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको टुगेदर लाना। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मेरे सामने मत बैठा कर। Okay. In planning, the management decides what is to be done in future, whereas organizing function decides the way and means to achieve what has been planned. देखो प्लानिंग में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, याद है? याद है? डेफिनेशन देखी थी ना प्लानिंग में हम लोग को? क्या प्लानिंग बताता है कि प्लानिंग में हम लोग क्या सोचते, क्या डिसाइड करते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस वे में करना है, सिर्फ सोचते, बराबर है? याद है? सो प्लानिंग में क्या सोचा जाता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डिसाइड किया जाता है द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। जो प्लानिंग किया है ना उसको अचीव कैसे करे, कौन से वे यूज करे, ये ऑर्गेनाइजिंग में सोचा जाता है। क्लियर? तो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। देखो प्लान अगर बना है उसका एग्जीक्यूशन तो शुरू करना पड़ेगा ना। अभी तुम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, बराबर। तो टाइम टेबल तो बना है, तो उसके लिए आप लोग फिर क्या करोगे? बुक्स, बुक्स चाहिए, नोटबुक नोट्स बनाने के लिए, बराबर है। क्वेश्चन आपके जो भी होंगे, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, ये टारगेट के बुक्स, ये वो जैसे निकाल देखते हो ना आप लोग, हाँ, जो क्वेश्चन पेपर सेट्स रहेंगे वो, फिर आप सब क्या करोगे? मटेरियल कलेक्ट करोगे ना, बराबर है? बराबर ना? आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लास्ट मतलब लास्ट कितने 4-5 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनका पैटर्न देखना होगा, फिर वो प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप सब मटेरियल को क्या करोगे? एक जगह पर कलेक्ट करोगे, बरोबर, साथ में लाओगे। क्लियर? तो वही द फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन करना है, आप लोगों के पास बुक्स तो होना चाहिए, पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाए पर बुक्स भी होने चाहिए। सो फॉर द प्लान विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन, बराबर। तो क्या सोचा? सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? कि जो प्लानिंग किया है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जो प्लानिंग किया उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, बराबर है? प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। क्लियर? द
The term organization is used to denote the structure is a unit or a group of people who come together to achieve a common goal, whereas organizing a process and a function. देखो मैंने उस दिन ही बताया था कि एक्चुअली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा इंडिविजुअल पर्सन एक साथ आके कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। याद है हम लोग कंपनी में कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, किसी की पर्सनल गोल के लिए नहीं। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, उसके बाद में खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। याद है? ओके। The organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. Same, organization involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans. क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम लोगों को जो जो काम करना है, जो जो एक्टिविटी करनी है, जो प्लान है बराबर गोल अचीव करने के लिए, द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी डिलीगेशन और एंड कोऑर्डिनेशन। तो हर एक को जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उन लोगों को जो जो काम है वो बांटना बराबर कि ये वाला काम ये डिपार्टमेंट करेगा, ये वाला काम ये डिपार्टमेंट। हम लोग को क्या सोचा, हम लोगों को प्रॉफिट डबल करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो काम है वो दे देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को काम दे देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को अपना काम दे देंगे। क्लियर है? तो हर एक एक्टिविटी जितनी भी है ना उतनी एक्टिविटीज को क्या करना, डिवाइड कर देना। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ऊपर ही बताया ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स। बराबर है? अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब क्या, रिक्वायर्ड चीजें, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को टुगेदर लाना और हर एक वर्कफोर्स होगा या फिर जो भी डिपार्टमेंट से उनको अपना अपना काम बांट कर देना। क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंस देखो, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। Organizing process leads to identify and to group the activities. Grouping and assigning the activities is the task of administration, whereas processing according to the operational activities. Organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the task and the employee, there is increase the production and reduction in wastage. Duplication of work is restricted and effective delegation becomes possible. अभी मुझे बताओ कि फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन मतलब कि हम लोग जब भी काम बांटते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग में क्या बोला है कि असाइन की जाती है एक्टिविटी बराबर। अगर मैंने आप लोगों को काम नहीं बांटा, अगर मैंने आप लोगों को काम नहीं बांटा तो क्या होगा, बोलो। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, सपोज 20-50 जितने भी लोग हैं बराबर, उन सबको अलग अलग काम दिया जाता होगा, तू एंट्री देखना, तू ये देखना, वो देख बराबर, जितने काम है। अगर सामने वाले ने आप लोगों को काम बांटते नहीं तो क्या होगा, हाँ नहीं सब होगा। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा मतलब एक ही काम दोनों जन ने किया, मुझे क्या पता कि तू कर रहा है, वो बोलेगा मुझे क्या पता कि तू कर रहा है। कुछ कुछ काम तो अवॉइड किए जाएंगे बराबर है ना, डिलीगेशन ऑफ वर्क होगा, कुछ काम अवॉइड किए जाएंगे कि मतलब सबने एक इसने इसने सेम काम किया, उसने भी सेम काम किया बराबर है। एक किसी ने रिपोर्ट बनानी थी, इसने भी रिपोर्ट बनाई, उसने भी रिपोर्ट बनाई, क्या हम लोगों को कुछ काम बताया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वर्क असाइन करना क्यों जरूरी, कि किसको क्या काम करना है उसको खुद को पता अगर होगा बराबर, मुझे जो टास्क मिला मैं अपना टास्क अपने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं बराबर है। इससे क्या होगा, अगर प्रोडक्शन का काम किसी को दिया है तो प्रोडक्शन का काम बराबर से वो करेंगे कि बाबा तुझे ये लेवल पर प्रोडक्शन करना है, तुझे रॉ मटेरियल बाय करके लाना है, तुझे बाकी का मैनेजमेंट देखना है। जिसको जिसको टास्क अगर देते हैं हम लोग से क्या क्या होता है, जब भी टास्क अपने आप में असाइन किए जाते हैं ना बराबर, हर एक मतलब जो भी इंप्लॉइज होंगे लोगों को टास्क असाइन करेंगे तो अच्छे से काम होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बराबर है ना, और वेस्टेज कम होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब एक ही काम दो जन करे, तीन जन, किसी को पता ही नहीं। अगर सपोज किसी को पता है कि बाबा इतने सारे काम करने पर किसको कौन कौन सा काम करने के लिए बोला पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ओके हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन। तो इसमें क्या बोला कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करता है, लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटी बराबर, कौन सी एक्टिविटी करनी है और उनको क्या करते, ग्रुप करते। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क बराबर, टास्क है कि कौन सा काम किसे बांटना है बराबर, किसे कौन सा काम बताना है। Thus, organizing facilitates administration as well as operation of the organization due to proper grouping। अभी जब हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को अपने अपने टास्क दे देते हैं बराबर, तो जब हम लोग खुद को सॉरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, सब एम्प्लॉयज को अपने अपने टास्क, तू ये काम करना, तू वो काम करना बता देंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वेस्टेज रिड्यूस होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ना वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? मस्त नक्की। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अभी हम लोग एक बात बताओ कि जब भी हम लोग काम असाइन करते हैं ना किसी को, तो किस बेसिस पर काम असाइन करते हैं, हम लोग काम किस बेसिस पर असाइन करते हैं, काम किस बेसिस पर असाइन करते हैं, स्किल के बेसिस पर बराबर है, नॉलेज के बेसिस पर, एक्सपीरियंस क्या है, स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बराबर है बराबर। So organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों को अपना अपना काम डिवाइड करके दिया जाता है बराबर है। तो डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए होंगे, जिसको प्रोडक्शन
प्रोडक्शन का नॉलेज है वो वाले सब लोग प्रोडक्शन में होंगे, जिसको फाइनेंस का नॉलेज है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा, जिसको मार्केटिंग का नॉलेज है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अपने अपने अलग अलग कोर्सेस रहते हैं ना, पता है ना, बराबर। हम लोग एमबीए करते हैं, एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन मार्केटिंग होता है, जो भी रहेगा। क्लियर। तो जिसको जिस चीज की नॉलेज है वो वाले डिपार्टमेंट में उसको काम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको जिस पर्सन को जिस एम्प्लॉय को जिस डिपार्टमेंट की नॉलेज, अगर उसको वो वाला काम देंगे तो वो उसमें अच्छा काम कर सकता है, मतलब स्पेशलाइजेशन होगा। क्लियर। सो दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी। बराबर क्या? ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लाने की। बराबर। अगर मुझे सपोज किसी सर ने बोला कि मुझे बीके पढ़ाना, पर आप क्या करो, बीके पढ़ाओ, मैं पढ़ा पाऊंगी क्या? नहीं, क्यों? मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। बराबर। तो किसी का रहता है कि ये सब्जेक्ट में सामने वाला स्पेशलाइजेशन में रहता है, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं बीके नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्लियर। हाँ, स्पेशलिटी नहीं है मेरी। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। और किसी पर्सन को अगर जो काम अच्छे से आता है तो वो जितना अच्छे से करेगा तो एफिशिएंसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी। बराबर। क्लियर। तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर मुझे बीके पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड से पढ़ाऊंगी। बराबर है ना? सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। क्लियर। बराबर है ना? हाँ, पर मेरे को पता है मैं उसे अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, फिर बिंदास पढ़ाऊंगी, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज। तो जिस पर्सन को पता है कि बाबा वो काम वो कर सकता है, स्किल है उसमें इतने, बराबर क्या, एक्सपीरियंस है उसको, फिर क्या होता है स्पेशलाइजेशन की वजह से, स्पेशलाइजेशन ऑफ इन एक्टिविटीज, उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी इंक्रीज होगी। क्लियर। डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। सेम चीजें, स्किल और एक्सपीरियंस की बेसिस पर, क्वालिफिकेशन की बेसिस पर हम लोग जॉब देते हैं। बराबर है क्या? राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, याद है लाइन? यहाँ पे सेम है, सिर्फ लिखा है कि राइट मैन ऑन राइट जॉब। क्या लिखा है? राइट मैन ऑन राइट जॉब, मतलब जिस पर्सन की, जिस एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो स्किल है, नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और हम लोग बहुत लोअर लेवल का उसको काम देंगे फिर भी अच्छा नहीं होगा, या फिर उसको कुछ काम ही नहीं आता है और फिर हम लोग अच्छा खासा काम देंगे, बराबर है, अकाउंट्स का काम दे रहे जो ऑलरेडी सीए फेल है, जिसको पता नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, बराबर है, ऐसे पर्सन को हम लोग अकाउंट्स और ऑडिट का काम देंगे, काम नहीं होगा। Organizational structure help in putting right man on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification. बराबर है? क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को काम देते हैं। ओके, दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली, विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन। हर एक पर्सन का रोल क्या होता है, क्लैरिफाई हो जाता है उससे। क्लियर। देखो सेम सेम पॉइंट रिपीट आएंगे। क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एवरी मैनेजर का रोल, बराबर है। ऊपर वाले पॉइंट में हम लोगों ने डिफाइन किया ना कि हर एक मैनेजर का रोल क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय का रोल क्या होगा, क्या काम करेंगे, डिफाइन किया। सो दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लेरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोज पावर्स। फिर अगर मैनेजर को काम पता है तो मैनेजर को बताया जाएगा ना, आप लोगों को ये अथॉरिटी है, ये पावर्स है, तो आप लोग अपनी पावर को ऐसे से यूज कर सकते हो। सो दैट मिस यूज ऑफ पावर्स डज नॉट टेक प्लेस, मतलब कोई भी पावर्स का मिस यूज नहीं कर सकते। वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प इन ब्रिंगिंग इफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग। अगर हम लोगों ने किसी को वेल डिफाइंड जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर है रहेंगी, तो उससे क्या होगा, इफिशियंसी जो है ना मैनेजर्स की वर्किंग में वो भी इंप्रूव होगी और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप लोगों को हमेशा याद रखना है हर एक पॉइंट में, जैसे बोला है ना ऑर्गेनाइजिंग क्या हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग ने क्या किया, हर एक का काम असाइन करके दिया। तो अभी मैनेजर को तो पता चला ना, मैनेजर को काम असाइन किया, सपोज मैं कंपनी की मैनेजर हूँ तो मुझे पता नहीं कि मेरा काम क्या है। मैंने उस दिन बोला था, याद है हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जब भी अथॉरिटी आती है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, याद है। तो अथॉरिटी है मेरे पास तो मुझे पता चलेगा ना मेरी अथॉरिटी, मेरी पावर, तो मुझे वो भी बताया जाएगा कि आपको अगर इस चीज की अथॉरिटी है तो वो कहाँ पर आपको यूज करना है, एक्सरसाइज पावर, बराबर है, एक्सरसाइज दोज पावर, तो मुझे किस वे में उस पावर को यूज करना है। ऐसे नहीं कि मुझे पावर है, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं उसका मिस यूज करूँ, बराबर। हर एक को हर एक की लिमिट पता रहती है, बराबर ना? समझ में आ रहा है? ओके, तो उससे क्या होगा, जॉब जो भी होंगे वेल डिफाइंड जॉब होगा, वेल डिफाइंड जॉब होगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी सब, तो उससे मैनेजर की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और मैनेजर की इफिशिएंसी इंक्रीज हुई तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, बताने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? हाँ, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? coordination among different departments of the organization, it creates a clear cut relationship among position and ensures mutual cooperation among individuals। बराबर है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से मिलकर काम करना, बराबर। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन, बराबर, अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये इट क्रिएट अ क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग positions and ensures mutual cooperation among individual। हर एक इंडिविजुअल में एक म्यूचुअल कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और between all departments and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity। तो कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में इसलिए होना जरूरी है कि हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो हर एक एक दूसरे से लिंक बिटवीन है, मैंने बोला था, सॉरी एक दूसरे से इंटर लिंक है, बोला था मैंने, याद है? ऐसे मत देखो यार, तू ठीक से बैठ, देखो तू ऐसे ऐसे करती है तो मेरे को
डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो मैंने क्या बोला था, हर एक फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक है, बराबर, हर एक फंक्शन इंटरलिंक है। और मैंने ये भी चीज बताई थी कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी इंप्लॉइज है उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ऐसे नहीं होता है। क्लियर है, याद है, किसी भी एक डिपार्टमेंट की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, हर एक डिपार्टमेंट मतलब जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है इक्वली इंपॉर्टेंट है, बराबर। सो इसका कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ओके, सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर इज, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये भी बताया था, हम लोग लेवल देखे थे ना, मैनेजर ऐसे नहीं कि बाबा टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई पर्सन है, मिडल में और लोअर लेवल में, हर एक में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्लियर, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो भी होंगी वो इजीली हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। This function determines a different positions, departments, activities, and the roles are clearly structured. The utmost care is taken while placing right person in the right job with right authorities and responsibilities. It is achieved through division of work and delegation of authorities. These all leads to efficient and effective administration. अभी देखो क्या हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर। तो हमें क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की, हम ऑर्गेनाइजिंग की हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज, रोल हम लोग को सबको बांट कर देना है, बराबर ना। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क यही है ना कि बाबा तेरी पोजीशन क्या है कंपनी में, तू कौन सा काम करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन सी एक्टिविटी करेगी, आपके रोल क्या होंगे, ये देंगे बांट के। उसके बाद राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, बराबर है, उनको राइट अथॉरिटीज मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता होनी चाहिए। क्लियर, और इट इज अचीव थ्रू, उनको क्या किया जाएगा, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, डिवीजन ऑफ वर्क। इट इज अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क, हर एक को एम्प्लॉय को अपना अपना काम बांट कर देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, सेम इफिशियंसी बढ़ेगी, बराबर है क्या, इफिशियंसी बढ़ेगी, किसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्लियर, डन, लक्ष द्या, समजताय, एकमेकांसोबत लिंक करत चला, पटकन बघा आता, फॅसिलिटेट ऍडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑर्गनायझिंग काय करतं, ऑर्गनायझिंग काय करतं की आपण आयडेंटिफाय करतो ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज, बरोबर, आयडेंटिफाय टू ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज, ग्रुप करणं म्हणजे काय, ऍक्टिव्हिटीजला असाइन करून टाकतो, टास्क जे पण असतील ते काय करतो लोकांना वाटून देतो एम्प्लॉईजला, बरोबर। टास्क आपण एम्प्लॉईजला वाटून दिल्यावर प्रत्येकाला माहिती की मला काय काम करायचं, म्हणजे प्रोडक्शन इझिली होतं, प्रोडक्शन इन्क्रीज होतं, वेस्टेज रिड्यूस होतं आणि डुप्लिकेशन ऑफ वर्क होत नाही, समजलं। पॉईंट नंबर 2 काय होतं, त्याला जोडून बघा, बिंग स्पेशलायझेशन, कामं वाटून दिली ना पहिल्या पॉईंट मध्ये आपण, कामं वाटून दिल्यानंतर काय होईल, ज्याला त्याला त्याचे त्याचे टास्क समजले, आपण काम कशाच्या बेसिसवर वाटतो, स्किल नॉलेज तुमचे जे काही असेल, एक्सपिरियन्स बोला, स्पेशलायझेशन, त्याच्या बेसिसवर आपण कामं वाटून दिल्यानंतर स्पेशलायझेशन असेल, एखाद्या माणसाला एखाद्या गोष्टीमध्ये स्पेशलायझेशन असल्यावर ऑर्गनायझेशनची प्रॉफिटेबिलिटी इन्क्रीज होईल, प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल। नंतर बघा जॉब प्रॉपर्ली डिफाईन करतात, जॉबमध्ये डिफाईन म्हणजे काय, डिफाईन द जॉब प्रॉपर्ली, ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आपल्याला सांगतं, राईट पर्सन फॉर राईट जॉब, राईट पर्सन ऑन राईट जॉब, राईट मेन ऑन राईट जॉब, बरोबर आहे ना। हा, जो पर्सन कॅपेबल आहे, ज्याची क्वालिफिकेशन स्किल त्याच्या हिशोबाने तो जॉब त्या पर्सनला द्यायचा। त्यानंतर काय, क्लॅरिफाई अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आता सगळं तर समजलं, आता रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अथॉरिटी काय ते पण वाटून टाकायच्या। त्यानंतर कोऑर्डिनेशन असणं गरजेचं आहे, प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये एकमेकांसोबत एकमेकांचं जे काही आहे कोऑर्डिनेशन चांगलं असणं गरजेचं आहे, प्रत्येक लेवलवर कोऑर्डिनेशन बरोबर असणं गरजेचं आहे, समजतंय, एकमेकांसोबत कोऑर्डिनेट करून काम करायचं आहे। इफेक्टिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी मदत करतं, काय, ऑर्गनायझिंग इफेक्टिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेशनसाठी मदत करतं, का तर राईट पर्सन राईट जॉबवर आपण असाइन करतो। क्लिअर, त्यांना राईट अथॉरिटी पण देतो आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी पण सांगतो, बरोबर ना। ऍडमिनिस्ट्रेशन वाले वर्क तेव्हा सांगून टाकतात ना, बाबा तुझं हे काम आहे, तुला बाबा फायनान्स मॅनेजर म्हणून काम देते, मग तुला या अथॉरिटी असतील, या तुझ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असतील, समजतं। डिव्हिजन ऑफ वर्क करून टाकल्यावर टेन्शन राहणार नाही त्यांना। क्लिअर, अजून काही डाऊट, फास्ट होतंय, फास्ट होतंय, क्या फास्ट हो रहा है, अभी तक तो 6 ही पॉइंट हो गए। चला, प्रत्येक पॉईंट करताना ऍटलीस्ट आठवण ठेवायचं की आपण ऑर्गनायझिंगचे इंपॉर्टन्स करतो, की ऑर्गनायझेशन काय इंपॉर्टंट आहे मैनेजमेंट मध्ये, समझला ना, समझते ना, ऑर्गनाइजिंग क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये करना है, कनेक्ट करना है उसको, नहीं तो क्वेश्चन भूल जाओगे ऊपर क्या कर रहे हो। ओके, पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजिंग हेल्पफुल है फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बराबर। ऑर्गेनाइजिंग द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशियंट फंक्शनिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है? जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग, बराबर है ना, और इफिशिएंट फंक्शनिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सरवाइव कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, उस पर डिपेंड होती है ग्रोथ। जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से सर का, कोणत्या सरांचं? ओके, सो ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का है। अब मैं इधर दिख रही हूँ, तुम लोग को उधर क्या देखना है मुझे? बड़ा कर, मैं इधर हूँ ना। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशियंट फंक्शनिंग। क्या बोला मैंने? कि हम लोग जब भी देखते हैं ना कि सपोज कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कभी होती है कि जब भी वो कंपनी बहुत अच्छे से स्मूथ, उसके और फंक्शनिंग अच्छे से हो रही, काम अच्छे हो रहे कंपनी में, तभी तो ग्रोथ होगी ना। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग पर। क्लियरली डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने ऊपर बोला ना कि हम लोग क्या क्लियरली डिफाइन करते हैं कि रोल क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, बराबर, ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल, एंड यूज अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग इफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो वेल। हम लोगों को हर एक एम्प्लॉयज की, पर्सनल मतलब जो भी एम्प्लॉयज है, हाँ, पर्सनल, पर्सनल नहीं है, पर्सनल। तो हम लोग को क्या करना है, उन लोगों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन हर एक को काम समझा कर देगा, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, उनको उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, उन लोगों में कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा, बराबर, अप्रोप्रिएट कंट्रोल होगा उनका, बराबर है, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, तो उससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। क्लियर? हर एक एम्प्लॉय को अपना अपना काम पता है क्या करना है, उनको जॉब उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दी गई है, स्किल के हिसाब से दी गई है, तो अच्छे से करेंगे, बराबर ना। उनको उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो भी ड्यूटीज है वो पता है। ओके, तो इसमें क्या होगा फिर, उनमें और क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन, बोलो। हाँ, अमंग, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल फंक्शंस में, ऑल डिपार्टमेंट्स में, हर एक डिपार्टमेंट के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ती है। क्लियर? हे भगवान। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। Organizational structure clarifies the job positions. It clearly states the duties and responsibilities of everyone. बराबर है ना? क्लैरिफाई तो करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बताए कि हम लोगों ने हर एक का जॉब पोजीशन क्लैरिफाई कर दिया है, बराबर है ना? हर एक को कौन सा जॉब करना है, कौन से डिपार्टमेंट काम करना है, कौन सी पोजीशन पे काम करना है, हम लोग बता देते हैं। तो इट क्लियरली स्टेट्स कि आप लोगों को आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक को पता होती है। सो एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, तो हर एक को हमने काम बांटा ना। अरे ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, हर एक की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको काम दे दिया है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी बता दी है, तो वो उससे उसके हिसाब से काम करेंगे। क्लियर? बच्चों के जैसे बताना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है कि जॉब पोजीशन, फिर क्लियरली उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने हर एक को बता दिया है, और उसके बाद हर एक पर्सन अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ओके, स्कोप फॉर इनोवेशन, बोलो इनोवेशन, न्यू आइडियाज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ने बताया है कि एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, बराबर है ना? उन लोगों को अपना रोल और एक्टिविटीज जो परफॉर्म करनी है हम लोगों ने क्लियर कर दिए है, क्लियर कर दिए है। तो एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया। देखो
अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को ये काम करने हैं, आप लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क करके दिया है, तो आप लोग अपनी आइडिया के हिसाब से भी काम कर सकते हो, बराबर है ना। अगर आप लोगों को उस काम के कुछ अलग मेथड्स आते होंगे, कुछ आप लोगों को आपका वे अलग होगा, या फिर कुछ न्यू आइडिया आपके माइंड में होगी, तो आप वो यूज कर सकते हो, बराबर। दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश द नॉलेज। मैंने एग्जांपल दिया था, याद है कि जब भी हम लोग को अच्छा वाला बोलते हैं ना, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक गुड रिलेशनशिप, हार्मोनी, याद है क्या? याद है? तो गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय और मैनेजमेंट अगर रखना होगा, तो हमें एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज को हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। मतलब अगर उनके माइंड में न्यू आइडिया आ रही है ना, तो हमें वो बोलना पड़ेगा, हाँ बाबा हम लोग आपकी आइडिया सुनने वाले हैं, याद है? ओके। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे इनफ स्पेस कि बाबा आप लोग, मैनेजर को लगता है कि आप लोगों को न्यू आइडिया आ रही है, तो कुछ करो, मतलब क्या आप लोगों का टैलेंट डेवलप होगा ना, कुछ नया करोगे ट्राई, तो टैलेंट डेवलप होगा, आप लोगों की नॉलेज डेवलप होगी, इंक्रीज होगी नॉलेज। तो दिस स्कोप फॉर इनोवेशन into adopting new changes in method of work is possible only through a set of organizational structure। तो न्यू इनोवेटिव आइडियाज एडॉप्ट करना, बराबर, न्यू चेंजेस, न्यू मेथड्स अगर होंगे कुछ, तो वो एडॉप्ट करना। देखो एम्प्लॉयज कोई न्यू आइडिया आती है, हम लोग देखते हैं ना कि नया मेथड आया कुछ, कि बाबा ये काम इस वे में हो सकता है, बट सेम काम हम लोग कम टाइम में भी कर सकते हैं, कुछ न्यू मेथड होगा अगर वो काम का, तो एम्प्लॉयज को ही आइडिया आती है, बराबर है ना। तो हम लोग को वो आइडियाज को क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर है? ओके। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स अ डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। हम लोग जब भी क्या करते हैं, डिफरेंट जॉब डिफरेंट एम्प्लॉयज को असाइन करते हैं, बराबर, उनके जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल। दिस राइट वर्कफोर्स utilize their resources at optimum level so that desired result are achieved within defined period। अभी मुझे बताओ कि जो पर्सन जिस जॉब के लिए सुटेबल है, वैसे वाले पर्सन को हम लोग जॉब दे रहे, बराबर है, वो काम दे रहे, तो वो काम अगर कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो स्पेशलाइजेशन, बराबर है ना। तो अगर वो खुद स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, मतलब उसको कुछ खुद आइडिया है उस काम की, एक्सपर्ट है वो उस काम में, तो वो विदाउट एनी वेस्टेज, बराबर, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बराबर, बिना कोई वेस्टेज किए वो काम करेगा, कम से कम टाइम में काम करेगा। समझ में आ रहा है? जब भी कोई पर्सन एक्सपर्ट रहता तो वेस्टेज नहीं होगा ना, एक्सपर्ट है ना उस चीज में। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या मदद करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम जिस पर्सन के लिए जिस जॉब के लिए जो पर्सन सुटेबल है, उसको हम लोग वो काम बांट रहे हैं, बराबर, उसमें वो उस काम में खुद एक्सपर्ट होने की वजह से वो क्या करेगा, कम टाइम में कम कॉस्ट में काम करेगा, विदाउट एनी वेस्टेज। ओके, समझ में आ रहा है? So this right workforce utilize the resources at the optimum level of that desired result। तो हमें जो desired result चाहिए ना, वो हमें मिलेगा। क्लियर? हमें जो desired result चाहिए वो हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? काय झालं, सगळं सदम्यात आहेत का? ओव्हरफ्लो झाला का? स्टॉप कर। स्टाफिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने दो फंक्शंस देखे। फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि जो भी वर्क फोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सिलेक्ट करना, बराबर है ना। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसिंग, उनको राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर, बराबर है। और उसके बाद रेम्यूनरेशन फिक्स करना, रेम्यूनरेटिंग, बराबर है, सैलरी फिक्स करना जो भी होगा, उन लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, सो ये सब चीजें जो है
एक्चुअल में क्या है मतलब स्टाफिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टाफिंग गलत हो गई तो आगे काम नहीं होगा। मतलब इम्प्लॉय अगर हमारे अच्छे नहीं होंगे, बराबर है, जिस जॉब के लिए जिस क्वालिफिकेशन वाला या फिर अच्छे वाले नॉलेज और स्किल वाले जो पर्सन इम्प्लॉयज हमें चाहिए, अगर हम लोगों ने वो उस मतलब राइट प्लेस पर राइट पर्सन अगर सिलेक्ट नहीं किया तो हमारा आगे काम नहीं होगा, बराबर है। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, बराबर, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हमें क्या, अच्छा मतलब स्टाफिंग, सिलेक्शन ऑफ इम्प्लॉइज, उनको अच्छा खासा रेम्यूनरेशन देना बहुत जरूरी है। ओके, पूरे क्वेश्चन के लिए मैं एक एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे। सिलेक्शन करना, सपोज क्या कि मुझे, अगर मैंने एग्जांपल बताया कि मुझे ऑडिट के लिए पर्सन चाहिए या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए मुझे एज अ मैनेजर कोई पर्सन चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगी, फाइनेंस का जिसे नॉलेज होना चाहिए, बराबर है। बराबर, एक आईटी डिपार्टमेंट रहता है, कुछ तो टेक्निकल इशू देखेंगे, ये वो सब देखते हैं, बराबर है ना, टेक्निकल इशू कुछ होंगे, तो उसके लिए मुझे आईटी डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन चाहिए कि जिसे आईटी का नॉलेज हो, बराबर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हमें कौन सा पर्सन चाहिए, प्रोडक्शन नॉलेज वाला। ओके, तो हम लोग जब इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं तभी हम लोगों को उनकी सैलरी, हमें उन्हें क्या देना रिटर्न में, रेम्यूनरेशन भी सिलेक्ट करना जरूरी है। मैंने एक बात बताई थी कि पर्सन का जो स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उन्हें रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं, बराबर है ना। याद है, रेम्यूनरेशन किस बेसिस पर फिक्स किया जाता है, स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बराबर है। इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। अगर मैंने बोला था कि दो इंप्लॉइज है, एक ही लेवल पर काम करे पर दोनों को सैलरी अलग अलग देंगे, चलेगा क्या, नहीं ना, एक इंप्लॉय डीमोटिवेटेड हो जाएगा, बराबर। या फिर एक इंप्लॉय की स्किल और नॉलेज अच्छी, दूसरी इंप्लॉय की इतनी अच्छी नहीं है, उस टाइम पर भी हम दोनों को एक सेम सैलरी नहीं दे सकते। याद है, हम लोगों ने देखा था कि रेम्यूनरेशन में हम लोगों को सैलरी कैसे देनी है, हर एक इंप्लॉय को, हर एक लेवल में जो इंप्लॉय है, सेम लेवल पर अगर दो इंप्लॉय है, जितने भी इंप्लॉय सेम लेवल पर, उन लोगों को सेम सैलरी देनी जरूरी है। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, स्टाफिंग किस बेसिस पर होती है, स्टाफिंग मतलब हम लोग सिलेक्शन करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, रेम्यूनरेशन करेंगे, बराबर, रेम्यूनरेटिंग एम्प्लॉइज, वर्कफोर्स जो भी हमारे पास है उन लोगों को अच्छी से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। ओके, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। हम लोगों को हमारे यहाँ पर जो इंप्लॉइज काम कर रहे थे कि भाई इस साल काम करो, अगले साल चलेगा, फिर भी चलेगा, ऐसे नहीं है ना। हम लोगों को हमारे यहाँ पर उस वर्कफोर्स को, मतलब इंप्लॉइज को रिटेन करके भी रख रहे हैं, हमारे पास रहने चाहिए ना, इसलिए तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, जॉब सिक्योरिटी। वर्ड याद है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड, मतलब कि हमें लगता है कि मैं जिस जगह पे काम करूँ मुझे एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, तभी तो मैं वहाँ पर बहुत सालों तक काम करूंगी। क्लियर। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो पूरी की तरह मतलब ऑल, मतलब ओवरऑल जो भी ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सक्सेस किस पर डिपेंडेंट है, एप्रोप्रिएट स्टाफिंग फंक्शन, मतलब स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से होना चाहिए, स्किप नहीं करना है ना। सिलेक्शन ऑफ इंप्लॉइज अगर हम लोग नहीं करेंगे या फिर रेम्यूनरेशन उनका हम लोग अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे, इंप्लॉइज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड अच्छे से नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ओके, इट इज वेरी चैलेंजिंग for organization to focus on best utilization of workforce by using their talent, skill, retaining them and arranging training and development programs। मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला फेज बहुत चैलेंजिंग होता है, लोगों की इंटरव्यूज लेने, फिर उसके बाद जो न्यू एम्प्लॉयज आएंगे उन्हें हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, हमारे कंपनी के जो मेथड्स है, जो काम है वो सिखाने पड़ेंगे, बराबर, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। फंक्शन जो भी है, सॉरी, the need of staffing arises since the initial period of organization due to promotion, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय। देखो स्टाफिंग की नीड हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। क्यों, प्रमोशन, ड्यू टू प्रमोशन, सामने वाले का प्रमोशन हुआ तो उसकी जगह पे कोई तो चाहिए ना, बराबर। किसी का ट्रांसफर हुआ, अगर किसी का प्रमोशन हुआ, किसी का ट्रांसफर हुआ, हमारा बिजनेस एक्सपांशन हुआ, बिजनेस बढ़ा तो एम्प्लॉयज हमें और चाहिए होंगे, कोई पर्सन रिटायर हो गया, किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी एम्प्लॉय की, हर इस केस, इन सब केस के बीच में क्या है, हमें स्टाफिंग की नीड है। ओके, समझ में आ रहा है, हमें स्टाफिंग की नीड कभी कभी होगी, बोलो, अरे स्टाफिंग की नीड कभी होगी, किसी पर्सन का अगर प्रमोशन हुआ तो वो प्रमोशन होगा तो उसकी लेवल पर कोई तो काम करने के लिए चाहिए ना। अगर किसी का ट्रांसफर हुआ, अगर बिजनेस एक्सपेंशन हुआ, बिजनेस एक्सपेंशन मतलब हम लोगों ने बिजनेस बढ़ाया ना अपना, तो बिजनेस अगर एक्सपेंशन करेंगे तो और इम्प्लॉय की नीड पड़ेगी, फिर तभी भी हम लोग स्टाफिंग करेंगे। कोई रिटायर हो गया तो उस पर उसका जो काम है वो संभालने के लिए कोई पर्सन चाहिए ना, तो तभी स्टाफिंग होगी। किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो इन सब केस में हम लोग स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग सब में जरूरी है। ओके, तो जो भी वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती है उसे फुलफिल करने के लिए हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर। ओके, सो हमें राइट पर्सन एट राइट जॉब विद राइट पे इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। हमेशा याद रखना, स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ राइट प्ले, बराबर। मतलब जो जॉब जिस जॉब के लिए जो पर्सन सुटेबल है वो जॉब उसे देना, और राइट पे भी जरूरी है, बराबर। हम लोग किसी सपोज की मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत स्किल और नॉलेज है उसके पास, और उस बेसिस पर हम लोग उसको क्या करेंगे, सैलरी फिक्स करेंगे, बराबर। मतलब उसका पेमेंट जो फिक्स होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगर हम लोग सपोज की कोई अच्छा खासा एमबीए करके आया पर्सन, 20,000 सैलरी, करेगा वो जॉब, नहीं ना। सपोज की फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर के लिए कोई पर्सन आ गया है कि मुझे एज अ फाइनेंस मैनेजर के लिए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया, बराबर। तो हमें पता है कि बाबा हमारे यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है,
राइट पर्सन चाहिए, तो अच्छा खासा जिसको फाइनेंस की नॉलेज वो पर्सन आ गया, मतलब राइट पर्सन भी मिला, उसको हम लोग राइट जॉब देंगे, बराबर, पर राइट पे भी मिलना जरूरी है, बराबर, क्लियर है। तो स्टाफिंग का प्रिंसिपल क्या, बेसिक प्रिंसिपल, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। ओवरलोड होते का, हमेशा तुझे ओवरलोड होता है, ओके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कि नींद आ रही है, बस करे, ओवर झालंय, काय सांगू, काय बरं सांगू, वरचं स्टॉप केलंय, हे वालं काय सांगितलं, स्टाफिंग इज द प्रोसेस, स्टाफिंग मध्ये काय काय येतं की आपण रिक्रुटमेंट करतो, आपल्याला जो जो वर्कफोर्स पाहिजे, बरोबर ना, आपण बघा अगोदर आपण प्लॅन केला, प्लॅनिंग नंतर आपण ऑर्गनायझिंग केली, आपल्याला कामं वाटायची तर वर्कफोर्स पाहिजे, मग इंटरव्ह्यू वगैरे घेणार ना आपण, म्हणजे रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, परत प्लेसिंग म्हणजे राईट पर्सन ऍट द राईट प्लेस, बरोबर आहे, त्यांना राईट काय बोलतात जॉबसाठी राईट पर्सन असाइन करून देणं, त्यानंतर त्यांना अप्रेझल, अप्रेझल म्हणजे काय असं पुढे सांगेल मी, आपण अप्रेझल म्हणजे काय ऍक्च्युअल मध्ये माहिती आहे ना, की तुम्हाला लोकांना मी काम वाटून दिले, पण ते काम मेजर पण करायला लागेल ना, म्हणजे तुम्ही बरोबर करता की नाही ते असतं, बरोबर. अजून त्याच्यानंतर रेम्युनरेशन फिक्स करणं, त्यांना ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आपण करतो ना, की समोर नवीन एम्प्लॉई आला तर त्याला ट्रेनिंग देणार, मग ते झालं स्टाफिंग. त्याच्यानंतर ओव्हरऑल ग्रोथ जी आहे ऑर्गनायझेशनची स्टाफिंगवर डिपेंडेंट आहे, कशावर डिपेंडेंट आहे, स्टाफिंग. जर आपल्याकडे एम्प्लॉई जर चांगले नसतील, आपण बोलतो स्किल्ड एम्प्लॉई आपल्याकडे नसतील तर काम होणार नाहीये ना, समजतं. कंपनीमध्ये ऑर्गनायझेशनमध्ये एम्प्लॉई जर नॉलेज असणारे, स्किल एक्सपिरियन्स वाले एम्प्लॉई नसतील तर काम होणार नाही, समजतं. म्हणून टॅलेंटेड एम्प्लॉई, स्किल असणं, असे एम्प्लॉईजला बघा लोक जास्त सॅलरी देऊन आपल्याकडे ठेवून घेतात. सपोज बघा की आता तुम्ही बघितलं खूप वर्षांपासून असा एखादा दुसरा एम्प्लॉई एखाद्या कंपनीमध्ये त्यांची सॅलरी इन्क्रीमेंट नाही झाली जर, बरोबर, तर त्याला जर दुसऱ्या कंपनीमधून ऑफर आला तर तो जाईल ना दुसरीकडे, मग त्या केसमध्ये ऑर्गनायझेशन त्याचीच कंपनी काय करणार, बाबा हा एम्प्लॉय माझ्या खूप कामाचा, ते खूप एम्प्लॉईज असतात जे प्रॉपर काम करतात, वेळेवर येणार, वेळेवर जाणार, प्रोजेक्ट कंप्लीट वेळेत करणं, जे पण काय असेल ते काम वेळेवर करतात, त्यांच्यामुळे कंपनीला खूप जास्त फायदा असतो ना. अशा एम्प्लॉईजला जर आपल्याला रिटेन करून ठेवायचं असेल ना, तर त्यांना वेळेवर चांगला पे देणं पण गरजेचं आहे, बरोबर आहे ना, पेमेंट पण चांगलं असणं गरजेचं आहे, इन्क्रीमेंट गरजेची आहे, ओके. आणि आपण जुने जे एम्प्लॉईज असतात त्यांच्यासाठी पण डेव्हलपमेंट प्रोग्राम करतो, पुराने वाले जो एम्प्लॉईज होते ना उन लोगों के लिए भी हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब कि हर एक किसी में कुछ तो स्किल रहती है ना, कुछ तो टैलेंट, उन टैलेंट को बाहर लाने के लिए, अरे आस्ती पढ़ला का, हर एक में स्किल रहता है, टैलेंट रहता है, उन टैलेंट को कैसे पता करे, या फिर उसके लिए भी क्या होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, बराबर। कोई कोई एम्प्लॉई डरता है काम करने के टाइम, फिर उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उनको अच्छा ट्रेन किया जाएगा, ये काम कैसे करना है, जो डर चला जाए इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, तो हमें पता चले कि उन लोगों के अंदर वो टैलेंट है पर वो लोग काम नहीं कर रहे, क्लियर, बरोबर. आणि आपण स्टाफिंग कधी कधी करतो, एखादा तुम्हीच विचार करा ना, प्रमोशन झाला म्हणजे जर समजा सपोज की जो एक बेसिक समजा फंक्शनल मॅनेजर होता, तो आता टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये गेला, मग फंक्शनल मॅनेजरची जागा कमी झाली, मग तिथे आपल्याला कोणतरी अपॉइंट करावं लागेल. अजून काय झालं, एखाद्याची डेथ झाली तिथे कोणी अपॉइंट करावं लागेल, रिटायरमेंट झाली अपॉइंट करावं लागेल, रिझाईन केलंय स्वतः जॉब सोडून गेलाय अपॉइंट करावं लागेल, समजताय, ओके. असे बघतात ना सगळे की काय थकले, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया है, 5 मिनट का ब्रेक, किधर बैठे हो सुबह से, किधर बैठिए, इधर 2 घंटा, क्यों, अभी आधा घंटा बाकी है. Definition: the staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. सेम चीज जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखी वही बोला है. स्टाफिंग फंक्शन मतलब क्या, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट्स मतलब जो भी हमारे अंडर मैनेजमेंट के अंडर जो भी काम करते हैं उन लोगों का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उन लोगों को सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन पे करना, उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने, क्लियर, ओके. सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, effective managerial function, staffing. Staffing is the key of effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. देखो स्टाफिंग एक की इफेक्टिव मैनेजरियल की इफेक्टिव परफॉर्मेंस फंक्शन है. क्यों, क्योंकि अगर स्टाफिंग अच्छे से नहीं होगा तो प्लानिंग का कुछ यूज नहीं है. मतलब हम लोगों ने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, पर स्टाफिंग ही अच्छे से नहीं है. मतलब कि सपोज कि हम लोगों ने सोचा है, प्लानिंग में हम लोगों ने सोचा हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने सब क्या ऑर्गेनाइज किया जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है, बराबर, मटेरियल, मेन मशीनरी ऑर्गेनाइज किया, टुगेदर लाया ना, ओके, गेट टुगेदर. फिर उसके बाद क्या किया, स्टाफिंग करना है. अगर हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ इम्प्लॉइज, हमारे जो वर्क फोर्स है उनका अच्छे से सिलेक्शन नहीं किया, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए नहीं किए, उन्हें अच्छे से रेम्यूनरेशन पे नहीं किया, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का कुछ भी यूज नहीं है. और उसके बाद वाले जो भी फंक्शन है मतलब डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका भी कोई यूज नहीं है, ओके. तो
स्टाफिंग क्या है, एक की इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस, बाकी के जो फंक्शंस है ना उसके लिए स्टाफिंग एक की है टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। ओके, सो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन अ डिफरेंट फंक्शनल एरिया, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। जितने अच्छे से हम लोग स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे उतने उस पर ही डिपेंडिंग है बाकी के फंक्शंस का जो भी आउटकम होगा वो। ओके, मतलब बाकी के फंक्शंस जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उन सब का आउटकम किस पर बेस्ड है, स्टाफिंग पर बेस्ड है। ओके, हमें अगर प्रोडक्शन करना है, हम लोगों ने सोचा है 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, हम लोगों को प्रोडक्शन डबल करना है, पर उसके लिए हमारे पास अच्छे वाला वर्कफोर्स, बराबर, अच्छा वाला स्टाफ, एम्प्लॉइज, वर्कर्स जो भी चाहिए वो होने जरूरी है, और हम लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग देना जरूरी है, सामने वाले को काम समझाना जरूरी है, उन्हें उसके लिए पेमेंट अच्छा देना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ओके, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टाफिंग। स्टाफिंग लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब स्टाफिंग फंक्शन जो है हमें वो क्या करता है, लीड कर रहा है, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। Proper care is taken at every stage such as a recruitment, selection, placement, remuneration, training and development, etc. Excessive burden of work is avoided. हम क्या करते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अगर किया, मतलब जितने हमें ह्यूमन, मैंने बोला था कि प्रोडक्शन के लिए 50 लोगों की जरूरत है तो 50 लोग ही देंगे। अगर हम लोग ने सोचा कि नहीं बाबा 30 लोगों, तुम लोग क्या करो, इतना सारा प्रोडक्शन कर लो, होगा क्या पॉसिबल? 50 लोगों का काम 30 लोग करेंगे क्या? तो क्या होगा, बर्डन होगा ना काम का, होगा। सो अगर हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब जिस जगह पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, जहां पर जितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो देना। और ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जहां पर जितने ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉइज, लेबर, वर्कफोर्स, जितने की जरूरत है उतने अवेलेबल होना, बराबर है। 50 चाहिए तो 50, 100 चाहिए तो 100, जितने रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल होना जरूरी। ओके, अगर उतने नहीं होंगे तो एक्सेसिव बर्डन होगा, बराबर है ना? क्लियर? सो एक्सेसिव बर्डन को अवॉइड करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना जरूरी है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अगर हम लोग करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी, परफॉर्मेंस में काम इंप्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस होगी। समझो, 50 इंप्लॉय की जरूरत है तो 50 इंप्लॉय देना है, 100 भी नहीं देने और 20 भी नहीं देने। अगर हम लोग कम इंप्लॉय देंगे तो उन लोगों पर काम का बर्डन ज्यादा होगा, और अगर हम लोग इंप्लॉय ज्यादा देंगे तो हम पर, कंपनी पर बर्डन ज्यादा होगा। किस चीज का? सैलरी उन लोगों को ज्यादा देनी पड़ेगी, वेजेस उन लोगों को ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जितने इंप्लॉयज की जरूरत है, जितने वर्कर्स की जरूरत है उतने ही वर्कर्स देने हैं। क्लियर? ओके, सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज builds cordial relationship. This function is helpful in building healthy relationship among all levels of employees of the organization. बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, बोलो। स्टाफिंग, क्वेश्चन को याद रखने के, स्टाफिंग हेल्प करता है टू बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। स्टाफिंग हमें मदद करता है कि हम बाकी के ऑल लेवल ऑफ जो भी सॉरी जितने भी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज है, बराबर, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कौन से भी ऑल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई उनके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, बराबर। क्या होना चाहिए, स्टाफिंग मदद करता है बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल ऑफ, मतलब जितने भी लेवल पर एम्प्लॉइज है, कौन से भी डिपार्टमेंट में रहने दो, सबके साथ गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। ओके, स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की ऑफ बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सब में एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, मतलब दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, काम एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, बराबर, कम्युनिकेशन बेटर होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन असेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पता है, जो भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रहते हैं ना, हम लोग उन्हें जाने नहीं देते। पता है क्या, अगर कोई कंपनी में अच्छे खासे स्किल और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रहेंगे ना, कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें उसका काम का बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ज्यादा पेमेंट करके भी अपने यहाँ पर रिटेन करना चाहता है, बराबर। कोई स्किल एम्प्लॉय है जिसे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, बहुत अच्छी, मतलब जो भी अपडेटेड रहता है ना, बराबर, तो ऐसे वाले एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने पास रिटेन करके रखना चाहती है। स्टाफिंग हेल्प करता है टू इनकलकेट द इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, organizational culture into employees. It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all the managerial aspects of the business organization. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मतलब कि अगर हम लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस वाले पर्सन जो भी हम लोग क्या करते हैं उनको वो हमारे क्या हो जाएंगे, असेट हो जाएंगे, बराबर ना। जो भी स्किल्ड एम्प्लॉइज है, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉइड है, जो भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉइड है, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के असेट होते हैं। और जो भी न्यू एम्प्लॉइज आएंगे या फिर जो भी हमारे पास एम्प्लॉइज है, उन्हें हमें क्या करना है, हर टाइम पर क्या करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम करने की, इसके लिए पुराने वाले वर्कफोर्स के लिए, बराबर, जो भी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है हमारे पास, जो भी पुराने एम्प्लॉइज है, उनके लिए हमें क्या करना है, ट्रेनिंग। अभी पता न्यू जो भी मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजी आएगी, सपोज की जब जीएसटी आया होगा, बराबर, तो पुराने वाले एम्प्लॉइज को जीएसटी की नॉलेज तो दी होगी ना, जीएसटी की ट्रेनिंग दी गई होगी, उन लोगों को बताया गया होगा कि ऐसे जीएसटी का यूज होता है, ऐसे आप लोगों को यूज करना है।
ओके सो अभी एआई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, कुछ तो बताया गया होगा ना, उनके लिए उनके क्या हो गए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए होंगे। ऐसे तो नहीं करते ना, जितने भी पुराने एम्प्लॉइज हैं उन लोगों को जैसे कि नॉलेज है सबको जॉब से निकाल दे, ऐसे नहीं करते। समझ में आ रहा है? पहले टाइपराइटर रहते थे टाइपिंग करने के लिए, उसके बाद कंप्यूटर, बराबर, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप। जब भी हम लोग बैंक में काम, बैंक वाले जो भी देखो ना सब, मतलब कैश डिपॉजिट करने के लिए भी हमें मैनुअल जाना पड़ता था, खुद से बैंक में जाना पड़ता था, या फिर कैश विड्रॉ करने के लिए भी कुछ टोकन मिलता था, बराबर। अभी हम लोग क्या करते हैं, एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं खुद से, या फिर कैश डिपॉजिट मशीन में हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं। तो ये सब जब भी न्यू कुछ आता है तो अभी बैंक वाले सबको, अगर जैसे कि हम लोग घर बैठे भी अभी क्या बोलते हैं, ऑन फोन पर ही हम लोग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं बैंक में, बराबर। तो जो भी बैंक में पुराने वाले जो जॉब कर रहे होंगे एम्प्लॉय होंगे, उन लोगों को निकाल दिया होगा कि जॉब से, कि आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी आई नहीं ना, उन लोगों को भी सिखाया होगा ना कि ऐसे ऐसे यूज करना है, ये न्यू टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करना है। तो जिन्होंने सीखा, मतलब एक्सपीरियंस लिया उस चीज का, उन्हें अगर अच्छे से नॉलेज उस चीज की आ गई तो वो जॉब पर रहेंगे। क्लियर है? पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? कंटाला? अरे stop। इतना बोर लग रहा है, इतना टॉपिक बोर लग रहा है, क्या है बोर उसमें? तो मैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही तो दे रही हूँ ना, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी बता रही हूँ, पर अगर भला करे